गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार सभी लोगों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से मुझे बताइए लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पहुंच चुके थे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट द सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से लेकर 1919 तक, जिसे हमने कहा था एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद का चरण। जी ठीक है, हम लोग हार्डिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी या हार्डिंग बम कांड तक पहुंच चुके थे। लास्ट हमने डिस्कस किया था कि जब 1911 में ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन हुआ तो तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया 1911 में, और दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा ये थी कि जो बंगाल का विभाजन था उसको कैंसिल, उसको रद्द कर दिया गया, और दूसरा 1911 में ही दिल्ली को भारत की नई प्रशासनिक राजधानी घोषित किया गया और 1912 से दिल्ली भारत की राजधानी बनी। लेकिन क्योंकि ये सब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था, जो समय का भारत का वायसराय था, उसी के विरोध में हमारे ही एक क्रांतिकारी राज बिहारी बोस के द्वारा हार्डिंग पर बम फेंका गया, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हुआ, लेकिन बच गया। उसका ड्राइवर उस कॉन्स्पिरेसी में मारा गया था। यहां तक हम बात कर चुके थे। चलिए इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। 1914 में स्टार्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 4 अगस्त 1914 से शुरू हुआ। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था इसमें एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और टर्की थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और टर्की थे, और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ फ्रेंड कंट्री, जो मुख्य रूप से कौन कौन थे? फ्रांस, इंग्लैंड एंड रशिया। 4 अगस्त 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और तुर्किस्तान या टर्की का जो ऑटोमन एम्पायर था या जो ऑटोमन साम्राज्य था, और दूसरी तरफ फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया थे। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद ही 9 जनवरी 1915 को हमेशा के लिए गांधी जी रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। और आप सब जानते हैं यही कारण है कि हर साल 9 जनवरी को ही हम NRI डे या प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और ध्यान रखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की जो शुरुआत थी ये 2003 से की गई। जब गांधी जी भारत में वापस लौटे थे तो हम सब जानते हैं कि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटेन को भारी मात्रा में सोल्जर्स की जरूरत थी या सैनिकों की जरूरत थी। और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो भारतीय हैं वो ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करें, वो ब्रिटिश सेना में शामिल हो और जाकर लड़ें किधर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि जो भारतीय हैं वो ब्रिटिश सेना में शामिल होने से कतरा रहे हैं, हालांकि यहाँ पर अगर हम उदारवादी या नरम दल के लोगों के बारे में बात करें तो वो अंग्रेजों के फेवर में थे। वो अंग्रेजों के फेवर में इसलिए थे क्योंकि अंग्रेजों ने ही ये झूठा आश्वासन दिया था कि अगर भारतीय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल होंगे और इंग्लैंड का साथ देंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हम भारतीयों को भी भारतीय राज व्यवस्था में भागीदारी प्रदान करेंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने गांधी जी से ही सिफारिश की और गांधी जी से ही कहा कि आप ही लोगों को प्रेरित कीजिए, आप ही लोगों को मोटिवेट कीजिए कि वो ब्रिटिश आर्मी जाकर ज्वाइन करें। और बिल्कुल यही हुआ। गांधी जी के द्वारा ही ज्यादा से ज्यादा युवाओं भारतीयों को मोटिवेट किया गया, प्रेरित किया गया ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने के लिए और जाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भागीदार बनने के लिए। और यही कारण हुआ कि गांधी जी के आह्वान पर, गांधी जी के कहने पर ही भारी मात्रा में लोगों ने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की और भारी मात्रा में भारतीय सैनिक जाकर शामिल हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और आप सब जानते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई और गांधी जी को कहा गया भर्ती करने वाला, गांधी जी को कहा गया भर्ती करने वाला सर्जेंट। और ध्यान रखेंगे इस युद्ध में नरम दल के द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि हम सब जानते हैं क्योंकि अंग्रेजों द्वारा युद्ध के बाद, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा युद्ध के बाद स्वराज या स्वशासन प्रदान करने की बात कही गई। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जो भारतीय मुस्लिम्स थे, जो भारतीय मुसलमान थे, उन्हें एक ही चीज की इनसिक्योरिटी थी, उन्हें एक ही चीज का डर था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर इंग्लैंड तुर्की के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करता है, भाई आप ध्यान रखेंगे उस समय तुर्की का ही सुल्तान खलीफा हुआ करता था इस्लाम धर्म का पूरी दुनिया में। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? इंग्लैंड के द्वारा ही तुर्की पर अटैक किया गया और तुर्की को छिन्न भिन्न करके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। और हम सब जानते हैं तुर्की से ही इंग्लैंड एबोलिश्ड द पोस्ट ऑफ खलीफा फ्रॉम टर्की।
और इंग्लैंड के ही द्वारा तुर्की पर सैन्य अभियान करके वहां से खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। और जैसे ही तुर्की से खलीफा का पद समाप्त हुआ तो यही वो महत्वपूर्ण काम था, यही वो महत्वपूर्ण घटना थी जिसकी वजह से जो भारतीय मुस्लिम्स थे, जो भारतीय मुसलमान थे, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से रुष्ट हुए, अंग्रेजों से नाराज हुए। और मुसलमानों की अंग्रेजों से नाराजगी ही भारत में मुसलमानों और कांग्रेस की घनिष्ठता या कांग्रेस और मुसलमानों के एक दूसरे के करीब आने का क्या बनी, कारण बनी। लेकिन ध्यान रखेंगे 1914 में ही 1914 में ही एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी जो इतिहास में प्रसिद्ध है, आप सबने नाम सुना होगा, जिसे कामागाटा मारू प्रकरण कहा जाता है। भारतीयों के कनाडा में प्रवेश को लेकर ही एक विवादास्पद घटना हुई थी, एक डिस्प्यूटेड इंसिडेंट हुआ था जिसे कामागाटा मारू प्रकरण कहा जाता है। लास्ट की क्या लाइन लिखी है, लास्ट में लिखा है इंग्लैंड एबोलिश्ड द पोस्ट ऑफ खलीफा फ्रॉम तुर्की। इंग्लैंड के द्वारा ही तुर्की से खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया, जिसकी वजह से भारतीय मुस्लिम्स अंग्रेजों से नाराज हुए थे। लिख लीजिए कामागाटा मारू कॉन्स्पिरेसी 1914। कामागाटा मारू प्रकरण इसे कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे ये बेसिकली था क्या, तो ध्यान रखेंगे कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित एक विवाद था। दैट वाज बेसिकली अ डिस्प्यूट related to the entry of Indians in Canada. थोड़ा स्लो पढ़ाइए, अरे यार इससे ज्यादा और क्या स्लो पढ़ाऊंगा। हाँ जी, क्या था बेसिकली कामागाटा मारू कॉन्स्पिरेसी। ध्यान रखेंगे कामागाटा मारू जो है, ये तो आप सब जानते होंगे, दैट इज द नेम ऑफ अ शिप। ये एक शिप का नाम है, ये एक जहाज का नाम है। कनाडा सरकार के द्वारा उन सारे के सारे भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जो डायरेक्टली भारत से नहीं आते थे। कहने का मतलब अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय डायरेक्ट भारत से ना आकर किसी और देश के थ्रू कनाडा में एंट्री करना चाहे तो उस पर पूरी तरीके से कनाडा सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन ये प्रतिबंध इसलिए ठोस कदम था, इसीलिए एक बहुत ज्यादा कट्टर कदम था, क्योंकि उस समय डायरेक्टली कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी जिससे भारत से लेकर डायरेक्ट कहां पहुंचा जा सके, कनाडा पहुंचा जा सके। लेकिन भारतीयों को कुछ कुछ राहत देते हुए, ध्यान रखेंगे नवंबर 1913 में 1913 में कनाडा सरकार द्वारा 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश का अधिकार दिया गया, जो सीधा भारत से नहीं आ रहे थे। अभी तक तो पूरी तरीके से भारतीयों का कनाडा में प्रवेश प्रतिबंधित था। अगर डायरेक्टली आप इंडिया से जा रहे हैं तो कनाडा जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कनाडा के अलावा किसी भी देश से होते हुए कनाडा जाते हैं तो उन्हें नवंबर 1913 में 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने का अधिकार दिया गया। और यही कारण हुआ कि सिंगापुर से एक भारतीय मूल का व्यापारी एक शिप लेकर, एक जहाज लेकर कनाडा की ओर रवाना हुआ, जिसमें 376 यात्री थे। और ध्यान रखेंगे भारतीय मूल का ये जो व्यापारी था, इसका नाम गुरदीत सिंह था। इसका नाम था गुरदीत सिंह। लेकिन ध्यान रखेंगे ये शिप जैसे ही सिंगापुर से निकला, जो कहां के लिए निकला था, कनाडा के लिए निकला था, तो ध्यान रखेंगे ये वैंकूवर तक ही पहुंचा था कि इतने में ही कनाडा सरकार द्वारा फिर से प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। गुरदीत सिंह इस कामागाटा मारू जहाज को लेकर 376 यात्रियों के साथ केवल वैंकूवर तक ही पहुंचा था कि कनाडा सरकार के द्वारा दोबारा से भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, हम सोचे थे इस लॉकडाउन में हिस्ट्री पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, बट आप क्लास रोज ही नहीं लेते। अरे शुभम, ये हिस्ट्री पॉलिटी स्पेशल बैच नहीं है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, ये जीएस स्पेशल बैच है। तो यहां पर क्लासेस डेली चलेंगे, लेकिन डेली हिस्ट्री पॉलिटी की क्लासेस चले ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये आप भी जानते हैं। और लॉकडाउन कैरियर विल ने तो नहीं लगाया था, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो लॉकडाउन की वजह से समय का नुकसान हुआ वो आपका भी हुआ, हमारा भी हुआ, सबका हुआ। अब अगर लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं हुई तो उसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन में हम आपको 6 घंटे पढ़ा देंगे, ऐसा तो नहीं होगा बिल्कुल भी। एक कह रहे पॉलिटी कंप्लीट करवा दो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, पॉलिटी कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। ये जीएस स्पेशल बैच है, हिस्ट्री पॉलिटी स्पेशल बैच नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखें, यहाँ पर केवल हिस्ट्री पॉलिटी नहीं पढ़ना है, और भी सब्जेक्ट्स है पढ़ने के लिए, ठीक है। क्लासेस किस तरीके से लगेंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स लगेंगे, दैट इज डिसाइडेड बाय द करियर विल टीम। ये करियर विल टीम डिसाइड करेगी, आपके अनुसार नहीं पढ़ाया जाएगा। सबसे पहली चीज, अगर आपको रोज ही सुबह हिस्ट्री पॉलिटी पढ़नी है तो जाकर हिस्ट्री पॉलिटी वाले बैच में पढ़ो भाई, यहाँ पे क्या कर रहे हो।
आप यहाँ पे क्या करके आ रहे हो ये बताओ। तूने मेरे को सुबह से जब से क्लास शुरू हुई है मेरे को 50 कमेंट यहाँ पर लिख कर भेज दिए। अब जब तक मैं यहाँ से तुझे ब्लॉक नहीं करवाऊंगा तो तब तक शांत नहीं बैठेगा। कहने का मतलब ये है लातों के भूत है ना, बातों से नहीं मानेंगे। अब जब तक मैं तुझे यहाँ से ब्लॉक नहीं करवाऊंगा तब तक तू नहीं मानेगा। और ये बात मैं तेरे को पहले भी बता चुका हूँ, दिस इज नॉट हिस्ट्री पॉलिटी बैच। जो लोग इस ठीक है ना इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि हिस्ट्री पॉलिटी का बैच है, यहाँ पर केवल हिस्ट्री पॉलिटी नहीं है, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट करवाए जाएंगे और वो जितना पॉसिबल होता है वो हम करवा ही रहे हैं। तुम्हारे कहने से थोड़ी चलेंगे, तुम्हारा तो सिर्फ और सिर्फ जबान चलाने का काम है। भाई डेली क्लासेस चल रही हैं और डेली जीएस के सब्जेक्ट्स की ही चल रही हैं, रोज हिस्ट्री कैसे हो सकती है? नालायक आदमी ये बता। अगर तेरे को रोज हिस्ट्री पढ़नी है तो जाके हिस्ट्री स्पेशल में पढ़ ले, वो बना तो रखा है हिस्ट्री स्पेशल, लेकिन फालतू की यहाँ पर बकवास लिखने से बाज नहीं आएगा। अब यहाँ से पॉलिटी यहाँ से मैं तेरे को ब्लॉक करा दूंगा ना 2 मिनट में तो तू शांत बैठ जाएगा। फिर तू मेरे को फोन कर करके सॉरी 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 करता रहेगा बेवकूफों की तरह। तो सबसे पहली चीज तो ये है ठीक है ना, यहाँ पर जिसको भी भाई साहब प्रॉब्लम है आप सब जानते हैं ठीक है कि लॉकडाउन करियर विल के द्वारा या हमारे द्वारा नहीं लगाया गया था। ठीक है, गनीमत समझिए कि क्लासेस चल पा रही हैं। दिल्ली इज कंप्लीटली अ कंटेनमेंट जोन, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके बावजूद भी रोज क्लासेस चल रही हैं 4 मई से। 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है हम लगातार लाइव क्लासेस ले रहे हैं जो हमने 4 मई से ही शुरू कर दी थी। हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं, लेकिन बेवकूफों की तरह कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। कमेंट करते रहिए, हम अपने हिसाब से ही चलेंगे, आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं चलेंगे। लेकिन तुझे इतिहासकारी बनना है तो जाकर हिस्ट्री स्पेशल में मर भाई। या तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स का ध्यान रखा जाएगा क्योंकि जीएस स्पेशल बैच है, हिस्ट्री स्पेशल नहीं। तो जिसको हिस्ट्री स्पेशल पढ़ना है वो हिस्ट्री स्पेशल में जाए, जिसको ज्योग्राफी पढ़ना है केवल रोज वो ज्योग्राफी में जाए भाई, जिसको इकोनॉमी रोज पढ़नी है वो इकोनॉमी में जाए। यहाँ पे आकर बकवास करोगे तो जो पढ़ाया जा रहा है ना, जो मिल रहा है उससे भी हाथ धो बैठोगे, क्योंकि मैंने यहाँ से ब्लॉक करा दिया। सारे के सारे जो कोर्सेज परचेज कर रखे हैं ना सब ब्लॉक हो जाएंगे। फिर वो अनब्लॉक कराने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते रहना, कुछ नहीं होने वाला। फिर शुभम को ब्लॉक कर दीजिए प्लीज, शुभम को ब्लॉक कर दीजिए। सुबह से 50-60 मैसेज कर चुका है, पता नहीं भाई साहब कितना उतावला रहता है कमेंट करने के लिए। ब्लॉक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, निकालो इसे यहाँ से, नहीं है जरूरत। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। जब ये जहाज वैंकूवर तक पहुंचा तो कनाडा सरकार के द्वारा फिर से भारतीयों का जो प्रवेश था वो प्रतिबंधित कर दिया गया। और ध्यान रखेंगे तुरंत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। इसीलिए मजबूरन भारतीयों या भारतीय यात्रियों से जो भरा वो जहाज था वो वापस लौटा दिया गया। और ध्यान रखेंगे, लिख लीजिएगा, दैट शिप वॉज रिटर्न टू कैलकाटा। वो जहाज कलकत्ता वापस लौट गया। दैट शिप वॉज रिटर्न टू कैलकाटा, वो जहाज कलकत्ता वापस लौट गया। और ध्यान रखेंगे जब वो जहाज कलकत्ता वापस लौटा तो क्योंकि सारे के सारे जो यात्री थे वो बेहद नाराज थे, इसीलिए वापस लौटते ही यात्रियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। और ध्यान रखेंगे इसमें 18 यात्री मारे गए और 202 यात्री बंदी बना लिए गए। और यही घटना इतिहास में प्रसिद्ध है कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से, जो 1914 में हुआ था। नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में यही पूछा गया है कि बताइए कामागाटा मारू किसका नाम है। आपको ऑप्शन दे देंगे ये जहाज का नाम है, आपको ऑप्शन दे देंगे ये सिंगापुर के पोर्ट या बंदरगाह का नाम है, आपसे पूछेंगे ये कनाडा के बंदरगाह का नाम है, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि ये उस घटना का नाम है जो घटित हुई थी। तो ध्यान रखेंगे कामागाटा मारू, जो पर्टिकुलरली कामागाटा मारू है, दैट इज द नेम ऑफ द शिप, ये जहाज का नाम है। और क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ही जो भारतीय मुसलमान थे वो ब्रिटिशर्स से, वो अंग्रेजों से नाराज हुए। और यही कारण बना कि जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, लखनऊ सेशन हुआ, तो उसी में पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का मिलन हुआ। और साथ में एक हुए नरम दल और गरम दल दोनों। हेडिंग डालेंगे, दैट इज नोन एज लखनऊ पैक्ट। इसी को कहा जाता है लखनऊ समझौता। यही कहलाता है लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता। चलो भैया बढ़िया है। अब शुभम तेरा कोई कमेंट यहाँ पर नहीं आने वाला, यू आर ब्लॉक्ड नाउ। लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस का सेशन जो कहलाता है लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, या कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ये 1916 में लखनऊ में हुआ। और हम सब जानते हैं इसकी अध्यक्षता की गई अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। और इसी अधिवेशन में 2 महत्वपूर्ण काम हुए। सबसे पहला, 9 साल से, हम सब जानते हैं 9 साल पहले कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट, इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हुए। और दूसरा, इसी अधिवेशन में कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का भी मिलन हुआ।
ध्यान रखेंगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग असहयोग आंदोलन के खत्म होने तक एक रही और नरम दल और गरम दल दोनों को एक करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ध्यान रखेंगे वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा निभाई गई। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के ही प्रयासों से नरम दल और गरम दल लखनऊ अधिवेशन में एक हुए। इसी को इतिहास में लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौते के नाम से याद किया जाता है। इसके बाद लिखिए होम रूल लीग, होम रूल लीग मूवमेंट या होम रूल। भाई हम सब जानते हैं होम रूल का मतलब एक किससे है, स्वशासन से। होम रूल या स्वशासन लीग आंदोलन। सोलह जून 1914 में तिलक 8 वर्ष कारावास के बाद रिहा हुए और हम सब जानते हैं इन्होंने ही एक संगठन बनाने का विचार किया जो किस लिए था, ध्यान रखेंगे अंग्रेजों से स्वराज प्राप्त करने के लिए। इन्होंने ही अंग्रेजों से स्वराज प्राप्त करने के लिए एक संगठन बनाने की शुरुआत की और हम सब जानते हैं होम रूल लीग मूवमेंट को स्टार्ट करने या शुरू करने का जो श्रेय है वो खुद बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को जाता है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, शी वॉज एन आयरिश लेडी, ये एक आयरलैंड की महिला थी। इस आंदोलन के अगर उद्देश्य की बात करें, एम की बात करें, तो वो सीधा सीधा क्या था, सरकार पर स्वराज प्राप्ति के लिए दबाव बनाना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 28 अप्रैल 1916 बेलगांव पूना में तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। पूना के बेलगांव में ही हुआ फाउंडेशन ऑफ होम रूल लीग। और हम सब जानते हैं इसी के लगभग 5 महीने के बाद इन सितंबर 1916 एनी बेसेंट फाउंडेड होम रूल लीग। और दूसरी बार 5 महीने के बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा भी होम रूल लीग की स्थापना की गई। और हम सब जानते हैं इसका प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने न्यूज़पेपर्स न्यू इंडिया और कॉमन व्हील के द्वारा किया। और अगर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इनके न्यूज़पेपर केसरी और मराठा से इस होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया। आपसे पूछेंगे, ध्यान रखेंगे, द हेडक्वार्टर ऑफ होम रूल लीग वाज मद्रास। होम रूल लीग का जो मुख्यालय था वो मद्रास को बनाया गया था। और ध्यान रखेंगे देखते ही देखते 1917 तक होम रूल लीग में 27,000 मेंबर्स या 27,000 सदस्य हो गए। और यही कारण है अगले ही साल जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो आप सब जानते हैं कि 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में ही अध्यक्षता किसने की, एनी बेसेंट ने। और एनी बेसेंट ही बनी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। लिख लीजिएगा, इन 1917 में एनी बेसेंट बिकेम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जब होम रूल लीग मूवमेंट को पॉपुलैरिटी मिली, इसे लोकप्रियता मिली, तो इससे कहीं ना कहीं कॉन्शियस हुई ब्रिटिश सरकार। और हम सब जानते हैं ब्रिटिश सरकार के ही द्वारा भारत का नया वायसराय हु फाउंडेड होम रूल लीग बोथ पहले तिलक के द्वारा स्थापना की गई और उसके बाद एनी बेसेंट के द्वारा।
विवेक सर आज होम टाउन से वापस लौट आएंगे, तो कल से विवेक सर की जो क्लास है वो भी कंटिन्यू हो जाएगी। विवेक सर अभी दिल्ली में नहीं है, आज वापस आ जाएंगे। आप सब जानते हैं पिछले एक वीक से जो दिल्ली के बॉर्डर्स थे वो सील थे, और जो विवेक सर थे वो लास्ट वीकेंड में अपने घर चले गए थे, तो वो वहीं पर थे। लेकिन अब विवेक सर आज शाम तक लौट आएंगे, तो कल से उनकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, जो भी क्लास लेते हैं, चाहे वो राजस्थान की हो, ज्योग्राफी की हो, जो भी क्लासेस हैं। इसके बाद लिख लीजिए मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, मॉन्टेग्यू घोषणा। 1910 से लेकर 1916 तक भारत का वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड रहा, लेकिन 1916 में 1916 में भारत का वाइसरॉय बनकर आया लॉर्ड मॉन्टेग्यू। और जब लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने देखा कि जो होम रूल लीग मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा व्यापक हो रहा है, बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो भारतीयों को ही सांत्वना देने के लिए मॉन्टेग्यू घोषणा की गई या मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन हुई। और ध्यान रखेंगे 20 अगस्त 1917 को ये डिक्लेरेशन या ये घोषणा की गई। और ध्यान रखेंगे इसी घोषणा के द्वारा युद्ध के बाद भारतीयों को राज्य व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित की गई। और क्योंकि आप सब जानते हैं जो उदारवादी लोग थे, जो नरमपंथी लोग थे, उन्हें तो अंग्रेजों की शासन व्यवस्था पर बिलीव था, इसीलिए जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने मॉन्टेग्यू घोषणा या उन्होंने मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन को ही क्या कहा, मैग्ना कार्टा ऑफ कांग्रेस। इस घोषणा को कांग्रेस का मैग्ना कार्टा कहा। और हम सब जानते हैं इसी के बाद 1919 में एक्ट पारित करके भेजा गया जो क्या कहलाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। 1919 में भेजा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जो हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में। पॉलिटी में सबसे पहले ही यूनिट हमने पढ़ी थी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास। और हम सब जानते हैं 1919 के ही बाद का जो फेज है, जो चरण है, लिख लीजिएगा थर्ड फेज या तृतीय चरण। 1919 से लेकर 1942 तक का पार्ट, जिसे कहा जाता है गांधीयन एरा या गांधीवादी युग। इसके बाद थर्ड फेज शुरू करते हैं जिसमें गांधीयन एरा, जिसे गांधीवादी युग कहा जाता है। हालांकि इसी के कंटेम्प्रेरी जो हम चौथा चरण पढ़ेंगे वो क्रांतिकारियों का पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले थर्ड फेज कंप्लीट करते हैं। इसको कहा जाता है गांधीयन एरा, गांधीवादी युग। आप सब जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, (1869) से लेकर 1948। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी, अभी मैंने आपको बताया था, 9 जनवरी 1915 को लौट आए थे। और इसी के बाद जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रहा, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट रहा, वो पूरी की पूरी तरीके से किसके मार्गदर्शन में रहा, गांधी जी के मार्गदर्शन में रहा। और हम सब जानते हैं गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे, और हम सब जानते हैं, और इन्होंने अपना राजनैतिक गुरु या पॉलिटिकल टीचर हम सब जानते हैं किसे बनाया, गोपाल कृष्ण गोखले को। इनके भारत में राजनैतिक गुरु हुए गोपाल कृष्ण गोखले। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब गांधी जी वापस लौटे थे तो उस समय भारत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और अंग्रेजों के द्वारा ही गांधी जी को दो उपाधियां प्रदान की गई थी। एक तो कैसर ए हिंद और दूसरा भर्ती करने वाला सर्जेंट। क्योंकि जब गांधी जी भारत वापस लौटे थे तो उस समय गांधी जी ने अंग्रेजों की मदद की थी और ज्यादा से ज्यादा भारतीय युवाओं को प्रेरित किया था ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। 1915 में इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की।
कहाँ पर? हम सब जानते हैं अहमदाबाद में, एट द बैंक ऑफ साबरमती रिवर, साबरमती नदी के किनारे। और ध्यान रखेंगे अपनी ही एक प्रसिद्ध पुस्तक, जिस बुक का नाम था हिंद स्वराज, अपनी ही प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज में इन्होंने स्वराज शब्द की व्याख्या की। और हम सब जानते हैं 1917-18 में गांधी जी के द्वारा 3 महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया गया। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1917 में हम सब जानते हैं चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह है। ये दोनों आंदोलन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने पीसेंट मूवमेंट्स या किसान आंदोलनों के बारे में बात की थी। और इसके अलावा तीसरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 में हुआ था। ये गांधी जी के सबसे पहले 3 आंदोलन थे जिनकी अगुवाई गांधी जी ने भारत में आकर की थी। जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, सबसे पहले ही लिखेंगे 1918 अहमदाबाद मिल लेबर मूवमेंट, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। बेसिकली था क्या ये? 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, विच वॉज बेसिकली अ डिस्प्यूट रिलेटेड टू द प्लेग बोनस टू द लेबर्स। मजदूरों को प्लेग बोनस से संबंधित विवाद। ये शुरू हुआ फरवरी मार्च 1918 को। क्यों हुआ? ध्यान रखेंगे, जो अहमदाबाद में मिल के मालिक हुआ करते थे वो मजदूरों को प्लेग बोनस दिया करते थे, क्योंकि प्लेग से या जो प्लेग बीमारी हुआ करती थी उसको फैलने की वजह से ही मजदूरों को प्लेग बोनस दिया जाता था। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो उससे पूरे की पूरे यूरोप में हम सब जानते हैं आर्थिक मंदी आ गई, और आर्थिक मंदी आ जाने की वजह से ही महंगाई बढ़ गई। और जब महंगाई बढ़ी तो वो जो प्लेग बोनस मजदूरों को दिया जाता था उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया, उसे बंद कर दिया गया। और जब इसके खिलाफ मिल मजदूरों ने आंदोलन किया और मांग की कि हमें प्लेग बोनस दिया जाए, तो ध्यान रखेंगे मिल मालिकों में ही एक गांधी जी के मित्र भी थे जिनका नाम अंबालाल साराभाई था। जब गांधी जी को इस आंदोलन के बारे में पता चला तो गांधी जी मिल मजदूरों का ही फेवर करने के लिए इस आंदोलन में गए, लेकिन फाइनली मालिकों द्वारा 20% बोनस देना तय किया गया। लेकिन जो मिल मजदूर थे वो केवल 20% बोनस से सेटिस्फाइड या संतुष्ट नहीं थे। इसीलिए गांधी जी ने मजदूरों के कहने पर गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस देने की सिफारिश की। और 15 मार्च, इसके लिए 15 मार्च 1918 को गांधी जी भूख हड़ताल पर भी बैठे। फाइनली गांधी जी की मांगों को मान लिया गया और हम सब जानते हैं कि मिल मालिकों के द्वारा मजदूरों को 35% बोनस देना ही क्या कर दिया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो यही आंदोलन कहलाता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जिसकी अगुवाई गांधी जी ने 1918 में की थी। इसके बाद लिख लीजिए 1919 में आया रोलेट एक्ट। 1919 में पारित करके भेजा गया रोलेट एक्ट। 1917 में ब्रिटिश जस्टिस
सिडनी रोलेट की ही अध्यक्षता में एक कमेटी या एक समिति का गठन किया गया। क्यों किया गया, क्यों बनाया गया रोलेट एक्ट, ध्यान में रखेंगे। भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं के ही खिलाफ या क्रांतिकारी घटनाओं का ही दमन करने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए ही रोलेट एक्ट पारित करके भेजा गया था, जिसके लिए सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी, एक समिति का गठन किया गया था, जो एक ब्रिटिश जज था या ब्रिटिश जस्टिस था। 1917 में इस कमेटी का गठन किया गया और ध्यान रखेंगे इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर 17 मार्च 1919 को पारित हुआ रोलेट एक्ट या रोलेट अधिनियम। और आप सब जानते हैं इसी को भारतीयों के द्वारा काला कानून या ब्लैक लॉ भी कहा जाता है। और ब्लैक लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। अंग्रेजों के द्वारा एक कानून बनाया गया जिसे हम रोलेट एक्ट कहते हैं। इसके तहत अंग्रेज किसी को भी अरेस्ट करके, किसी के भी खिलाफ चुपचाप कानूनी कार्रवाई करके उसे दंड दे सकता था, और ये पूरी तरीके से केवल और केवल क्रांतिकारियों या क्रांतिकारी घटनाओं पर ही लगाम लगाने के लिए किया गया था। इसी के प्रोटेस्ट में या इसी के विरोध में गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की। और ध्यान रखेंगे 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में भूख हड़ताल की गई और पंजाब और दिल्ली में गांधी जी का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। और ध्यान रखेंगे जब गांधी जी ने दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश की तो 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी की भारत में प्रथम बार गिरफ्तारी हुई। गांधी जी वॉज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऑन 9 अप्रैल 1919। कहां से, ध्यान रखेंगे, फ्रॉम पलवल स्टेशन, हरियाणा के पलवल स्टेशन से गांधी जी को सबसे पहली बार गिरफ्तार किया गया, क्योंकि गांधी जी दिल्ली में प्रवेश करके कहां जाना चाहते थे, अमृतसर जाना चाहते थे। क्योंकि हम सब जानते हैं अमृतसर में ही 13 अप्रैल 1919 को एक सभा होनी थी बैसाखी के उत्सव पर या बैसाखी के उपलक्ष्य में, वहां के जलियांवाला बाग में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कहानी को भी यहीं पर रोकेंगे, कल जब हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे रोलेट एक्ट के ही विरोध में सभा की गई अमृतसर में, और वहीं पर जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। और जलियांवाला बाग नरसंहार होते ही गांधी जी ने अपनी कैसर हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटाई। उसके बाद हम सब जानते हैं शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन या